कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। प्यारे बच्चे, हम लोग अभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल भस्म एवं लवण। पिछली क्लास तो हम लोगों का बहुत बढ़िया रहा था, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग पिछला क्लास किए, एक्सपेरिमेंट के साथ किए, सब कुछ आप लोगों को हम करके दिखाए थे ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, सेम यह क्लास भी होने वाला है, यानी इस क्लास में भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। सभी बच्चे लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए भाई। राधे राधे, जय 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 राम, हर हर महादेव। चलिए भाई, सब लोगों को धन्यवाद। सब बच्चे लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए और आप लोगों से हम पहले कुछ प्रश्न पूछते हैं। आज का क्लास शुरू करें इससे पहले ये हम देख लेंगे कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से इस चैप्टर का पहला क्लास का रिवीजन करके आए हैं। इतने अच्छे तरीके से आप लोग इस चैप्टर के पहले क्लास का रिवीजन करके आए हैं, ये हम ना अच्छे तरीके से पहले जांच करना चाहेंगे। तो आप सभी बच्चे जल्दी से तैयार हो जाइए ताकि आज आप लोगों को कुछ अच्छा। चलिए आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। आप हमें ये बता दीजिए कि मधुमक्खी के डंक में या चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में या बिढ़नी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अपना बस हमें एक छोटा सा चीज बता दीजिए, हैं? बस एक छोटा सा चीज बता दीजिए कि बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में या बिढ़नी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ बाबू जल्दी से, कौन सा अम्ल पाया जाता है? वाह क्या बात है, सारे बच्चे मिल करके एक जवाब एक सुर में दिए हैं, फॉर्मिक अम्ल। सारे बच्चों ने एकदम एक ही लय में जवाब दिया है कि गुरुजी फॉर्मिक अम्ल होगा, और फॉर्मिक अम्ल को ही हम लोग मेथनॉइक अम्ल भी बोलते हैं, ये भी बात आपको पता है। अच्छा, आप लोग हमें ये बताइए, हमारे पेट के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वह कौन सा अम्ल है? बताओ बाबू, हमारे पेट में यानी हमारे अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है वह कौन सा अम्ल है? कोई बच्चे अगर बता सकते हैं तो बताइए। हमारे पेट में जो अम्ल पाया जाता है वह कौन सा अम्ल है, जरा बता दीजिए। HCl। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है। अच्छा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताइए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जरा ये भी बता दीजिए आप लोग, लगे हाथ। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू? नींबू में, नींबू में, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नहीं, ये तो बता रहे हैं अभी पेट का हाइड्रोक्लोरिक, सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना, एकदम सही जवाब है, सिट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो प्यारे बच्चे, हम आप लोगों को ना यहां तक सब कुछ पढ़ा दिए थे, अम्ल भस्म में अंतर भी बता दिए थे, क्षार और क्षारक में भी अंतर बता दिए थे, ठीक है, ये सब कुछ तो हम आप लोग को बता दिए थे। इसमें तो हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई समस्या है, नहीं ना? आज प्यारे बच्चों आप लोगों को हम एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, पीएच वैल्यू। सबसे पहले ना आज हम लोग यही पढ़ेंगे, सबसे पहले आज हम लोग यही पढ़ेंगे पीएच मान। आज सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है पीएच मान, पीएच। सबसे पहले प्यारे बच्चों आज पीएच वैल्यू, इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पीएच वैल्यू, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है, यहाँ पर जो आप पीएच शब्द देख रहे हैं, पी का मतलब क्या हुआ और एच का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे। तो बाबू ध्यान रखिएगा, पीएच, जिसमें पी का मतलब क्या और एच का मतलब क्या। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें पी का मतलब और एच का मतलब, तो पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज, ध्यान रखिएगा, POTENG, पोटेंज होता है। और पोटेंज कहने का मतलब हुआ पावर, तो बोलते हैं ना आप लोग पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, तो वही वाला पावर, ठीक है ना? क्या हो गया बाबू? वही वाला पावर हो गया। तो पी का मतलब हो गया पावर, लेकिन किसका पावर? तो भाई यहां पे लिखेंगे एच, एच का पावर। एच कहने का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, क्या हो गया? हाइड्रोजन। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों हो गया, पी कहने का मतलब पावर और एच कहने का मतलब हाइड्रोजन। समझना गया ना? पी कहने का मतलब पावर और एच कहने का मतलब हाइड्रोजन। यानी कि अगर दोनों को हम मिला दें, दोनों को हम मिला दें तो यहां पे बनेगा, या तो बनेगा पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, क्या बनेगा? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या बनेगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, या पावर ऑफ हाइड्रोजन।
तो पीएच कहने का मतलब हुआ पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये बात ध्यान रखिएगा। पोटेंज कहने का क्या मतलब हुआ, सॉरी पीएच कहने का क्या मतलब हुआ, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन कहां पर हम लोग पावर निकालेंगे, अगर मान लिया जाए कोई विलियन है, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं इसमें थोड़ा सा पानी है, ठीक है ना, इसमें जो बिलियन है इसमें हाइड्रोजन का पावर कितना है ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। यानी आप सीधे सीधे ये समझिए कि पीएच से हम लोग निकालते क्या है, पीएच से हम लोग किसी भी विलियन की अम्लीयता का जांच करते हैं या किसी भी विलियन की क्षारीयता का जांच करते हैं। अम्ल में भी हम लोग ये जांच करते हैं कि कोई अम्ल कितना पावर वाला है, यानी कितना ताकतवर है और कितना कमजोर अम्ल है, या फिर भस्म में जांच करते हैं कि कितना ताकतवर भस्म है या कितना ये कमजोर भस्म है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी अम्ल या किसी भी भस्म के दुर्बल और प्रबल होने का, किसी भी अम्ल या किसी भी भस्म के दुर्बल या प्रबल होने का जांच करता है पीएच, ठीक है ना। चाहे कोई भी विलियन रहे, अम्ल है तो भाई कितना स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ये जांच कौन करता है, विलियन जांच करता है, ये सॉरी पीएच जांच करता है। अगर भस्म है तो कितना प्रबल भस्म है, या फिर अगर भस्म है तो कितना दुर्बल भस्म है, अगर अम्ल है तो कितना प्रबल है कितना दुर्बल है, ये सब जांच कौन करता है, पीएच जांच करता है, ठीक है ना। तो पीएच मान प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पीएच मान हमें क्या बताता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग लिखेंगे पीएच मान हमें क्या बताता है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे पीएच मान, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे हम लोग पीएच मान। पीएच मान क्या बताता है, लिखेंगे कि किसी भी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही विलियन का पीएच मान कहते हैं। लिखेंगे किसी भी विलियन में उपस्थित, लिखेंगे किसी भी विलियन में उपस्थित, किसी भी विलियन में उपस्थित, किसी भी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन, किसी भी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही उस विलियन का, उस विलियन का सांद्रता कहते हैं, उस विलियन का सांद्रता कहते हैं। किसी भी विलियन में उपस्थित, मान लिया जाए कि कोई भी विलियन रहे, अगर कोई अम्ल हमें दे दिया तो हम ये जांच कर लेंगे कि कोई अम्ल जो है वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है ना, कोई अम्ल जो है वो कितना दुर्बल है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, ये जांच करने के लिए पीएच मान होता है, और पीएच मान अंकित होता है एक स्केल पे, जिस स्केल को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है ना, पीएच स्केल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक क्या होता है बाबू, पीएच स्केल होता है, याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है, पीएच स्केल होता है, ठीक है ना। पीएच स्केल किस टाइप का होता है आपको हम पहले दिखा देते हैं। ये है प्यारे बच्चों पीएच स्केल, ठीक है ना, ये है पीएच स्केल जो आप लोग यहां से लेकर के यहां तक देख रहे हैं, जिसमें कि 0 से लेकर के 14 तक नंबर अंकित हैं। यही है पीएच स्केल, और यही बताता है कि कोई विलियन कितना अम्लीय है या कोई विलियन कितना भास्मिक है, यही बताता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए, अगर कोई विलियन का पीएच मान, किसी भी विलियन का पीएच मान अगर 0 से लेकर के 7 तक आ गया, अगर मान लिया जाए किसी भी विलियन का पीएच मान, किसी भी विलियन का पीएच मान 0 से 7 तक आ गया, तो हम समझेंगे कि वो एसिड है, यानी कि अम्ल है। यानी किसी भी विलियन का पीएच मान अगर 0 से 7 आ रहा है तो समझेंगे कि वो क्या है, एसिड है। और अगर किसी भी विलियन का पीएच मान यहां 7 से 14 आ गया तो समझेंगे कि वो क्या है, भास्मिक है। किसी भी विलियन का पीएच मान अगर 0 से 7 है तो अम्लीय है, और किसी भी विलियन का पीएच मान अगर 7 से 14 है तो वो भास्मिक है। याद रहेगा, याद रहेगा बाबू, किसी भी विलियन का पीएच मान अगर 0 से 7 है तो वो अम्लीय है, और किसी भी विलियन का पीएच मान 7 से 14 है तो वो भास्मिक है। अब जरा आप लोग यहां पे सोच करके देखिए, मतलब यहां से इधर हो रहा है तो धीरे धीरे भास्मिक हो रहा है। प्यारे बच्चों, 7 के बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, भस्म हो रहा है। तो भाई 7 के बगल में इधर जो होगा, ये तो मिला जुला करके अम्ल भी ज्यादा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, अम्ल भी ज्यादा नहीं होगा। यानी ध्यान रखिएगा, अगर मान लिया जाए किसी विलियन का पीएच मान 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आ जाए, यानी कि इधर जो रेड एरिया में है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो रेड एरिया में है अगर इधर आ जाए, किसी भी विलियन का पीएच मान कितना आ जाए, 0, 1, 2 या 3 या 4 आ जाए, तो समझेंगे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। 1 के जितना करीब रहेगा ना उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जैसे जैसे इधर आएगा तो बीच में आने पर क्या हो जाएगा, बीच में आने पर उदासीन हो जाएगा, बीच में आने पर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और उदासीन विलियन का पीएच मान पूरे 7 होता है,
जब पूरे पूरे 7 रहेगा ना तो वो उदासीन विलयन का पीएच मान। और जब 7 से हम लोग धीरे धीरे 14 की ओर जाएंगे, तो जैसे जैसे हम लोग 14 की ओर आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा 13-14 तक पहुंचते पहुंचते भस्म भी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा स्ट्रांग बेस, ये स्ट्रांग बेस हो जाएगा, ठीक है ना, प्रबल भस्म हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया बाबू? ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि 7 से कम अम्लीय होता है। अगर पूछेगा कि पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो क्या है, तो पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय है। पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो क्या है, तो वह भास्मिक है। और पीएच वैल्यू अगर पूरे पूरे 7 है तो क्या है, तो वह उदासीन विलयन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो अम्ल 1 के जितना करीब रहेगा, मतलब जिसका पीएच मान जितना कम रहेगा, किसी अम्ल का पीएच मान 7 से जितना कम है, जितना कम पीएच मान रहेगा वो अम्ल उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर कोई अम्ल का पीएच मान बहुत कम है, 1 है, 1.5 है, 2 है, तो समझिए कि वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से जितना ज्यादा है तो वो उतना ज्यादा प्रबल भस्म होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वो उतना ज्यादा प्रबल भस्म होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आया बाबू? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बताइए यस और नो कंसेप्ट क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों अगर किसी विलयन का पीएच, हम ना इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं, इसको आप लोग ना अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है, इसके बारे में ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। पीएच स्केल की सहायता से हम लोग किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पीएच स्केल की सहायता से याद रखिएगा, पीएच स्केल की सहायता से, पीएच स्केल की सहायता से हम किसी विलयन का, हम किसी विलयन का पीएच स्केल की सहायता से हम किसी विलयन का पीएच मान निकाल सकते हैं। पीएच स्केल की सहायता से हम किसी विलयन का पीएच मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पीएच स्केल जो है उसकी सहायता से क्या निकालेंगे, पीएच मान निकाल सकते हैं। और ये भी लिख देंगे कि पीएच स्केल हमें यह बताता है, पीएच स्केल हमें यह बताता है कि, पीएच स्केल हमें यह बताता है कि कोई अम्ल कितना, पीएच स्केल हमें यह बताता है कि कोई अम्ल कितना, कोई अम्ल कितना, कोई ये सॉरी कोई विलयन कितना, कोई विलयन कितना, कोई विलयन कितना अम्लीय या क्षारीय है, अम्लीय या क्षारीय है। यानी पीएच स्केल जो है वो हमें यह बताएगा कि कोई विलयन कितना अम्लीय है और या कितना क्षारीय है, ठीक है ना। समझ में आ गया बाबू? सारे बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। क्यों निकालते हैं सर? निकालते हैं इसलिए ताकि हमें अम्ल का पावर पता लग सके या फिर भस्म का पावर पता लग सके। ये पता लग सके कि अम्ल प्रबल है कि दुर्बल है, अगर प्रबल है तो कितना प्रबल है, अगर दुर्बल है तो कितना दुर्बल है। या फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर भस्म है तो वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, अगर स्ट्रांग है तो कितना स्ट्रांग है, अगर वीक है तो कितना वीक है। ये सब हमें पीएच की सहायता से पता लग जाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को हम पिछली क्लास में बताए थे कि अम्ल अगर पता करना हो तो भाई ये पता कर लेंगे कि भाई अगर H+ आयन दे रहा हो जल में घुल करके तो वो अम्ल है, अगर भस्म के साथ OH- आयन दे रहा हो तो समझेंगे कि वो भस्म है। लेकिन यहां से तो सिर्फ हम लोग अम्ल पता कर लिए, लेकिन वो अम्ल कितना स्ट्रांग है कितना वीक है ये तो पता नहीं ना किए। ये पता करने के लिए ही पीएच स्केल होता है कि अगर कोई अम्ल है तो कितना अम्ल है, अगर कोई भस्म है तो कितना भस्म है। देखो भाई हमारे पास पीएच स्केल नहीं है, अगर पीएच स्केल रहता तो हम आपको दिखा भी देते, ठीक है ना। पीएच स्केल अगर हमें रहता तो हम आपको दिखा भी देते, एक बात ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों एक सवाल ना हमेशा आता है, ध्यान रखिएगा, आपको हम एक सवाल बता रहे हैं, पीएच स्केल का परास किसे कहते हैं, ठीक है ना। पीएच स्केल का परास याद रखिएगा, हम क्या बता रहे हैं, पीएच स्केल का परास, पीएच स्केल का परास, पीएच स्केल का परास, परास क्या है।
पीएच स्केल का परास क्या है? देखो बाबू, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि अगर कोई पीएच स्केल है, ध्यान रखिएगा, ये मान लेते हैं पीएच स्केल है जिसका यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्यारे बच्चों 7 है और यहाँ पे क्या है 14 है, ठीक है ना। तो ये पीएच स्केल को कितने भागों में बांटा गया? पीएच स्केल को कुल 3 भागों में बांटा गया। एक तो 0 से लेकर के 7 तक, समझिएगा पीएच स्केल को, एक तो हो गया बाबू 0 से लेकर के 7 तक, दूसरा हो गया एकदम स्पेशल 7, ठीक है ना, और तीसरा हो गया 7 से लेकर के 14 तक। यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग ये चीज देख रहे हैं कि पीएच स्केल को 1 से लेकर के पीएच स्केल को कुल 3 भागों में बांटा जाता है, और पीएच स्केल को जो 3 भागों में बांटा जाता है इसी को हम लोग कहते हैं पीएच स्केल का परास। क्या कहते हैं? पीएच स्केल का परास, ठीक है ना। हाँ, तो लिखेंगे कि पीएच स्केल का परास क्या है, क्वेश्चन पूछा है, लिखेंगे कि यह एक ऐसा परास है, ठीक है ना, यह एक ऐसा परास है, यह एक ऐसा परास है, यह एक ऐसा परास है जो पीएच स्केल को, जो पीएच स्केल को 3 भागों में, पीएच स्केल को 3 भागों में बांटता है, पीएच स्केल को 3 भागों में बांटता है, पीएच स्केल को 3 भागों में क्या कर देता है? बांटता है, ठीक है ना। तो पीएच स्केल का परास कहने का मतलब पीएच स्केल का भाग, कि भाई पीएच स्केल कितने भागों में बटा हुआ है। तो भाई यहां पर ना बाबू आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों को हम बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना, एक चीज आप लोग यहां पे ना जरूर ध्यान रखिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि पीएच मान अगर आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 7 तक है तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा बाबू? अम्लीय, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर प्यारे बच्चों सिर्फ 7 होगा तो ये उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। और अगर 7 से लेकर के 14 तक होगा तो ये क्या होगा? भास्मिक होगा। ये क्या, ये कैसा होगा? सिर्फ ऐसे लिख लीजिए, ये भस्म होगा, ठीक है ना, ये भस्म होगा। और ऊपर में बाबू यहां पर लिख लीजिए, ये क्या होगा? अम्ल होगा। ये क्या होगा? अम्ल होगा। ये बात ना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई अगर पीएच मान 0 से लेकर के 7 रहे तो वो अम्ल होगा, अगर पीएच मान 7 रहे तो उदासीन होगा, और अगर पीएच मान 7 से 14 रहे तो वो भस्म होगा। इसके साथ साथ ही आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, अगर पीएच मान, अगर ऐसे लिख लीजिए, जिस विलयन का पीएच मान, जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा, 7 से जितना कम होगा, जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा, ठीक है ना, 7 से जितना कम होगा वह विलयन उतना ही अम्लीय होगा, उतना ही अम्लीय होगा, ठीक है ना, उतना ही अम्लीय होगा। यानी 7 से जितना कम रहेगा उतना ही अम्लीय होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 1 है, 2 है, 3 है तो 7 से बहुत कम है, तो 7 से अगर जितना कम रहेगा वो उतना विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। यानी और अगर कोई विलयन का पीएच मान 7 के आसपास आ रहा है, जैसे 6 आ रहा है, तो वो विलयन ना, ये उस विलयन में जो अम्ल होगा वो कमजोर अम्ल होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, वो वीक एसिड होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वह विलयन उतना ही क्या होगा? अम्लीय होगा। और ध्यान रखिएगा, लिखेंगे और जिस विलयन का पीएच मान, और जिस विलयन का पीएच मान, जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना ज्यादा होगा, 7 से जितना ज्यादा होगा, जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना ज्यादा होगा वह विलयन उतना ही क्या होगा? तो बाबू ध्यान रखिएगा, वह विलयन उतना ही भास्मिक होगा, यानी कि क्षारीय होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 7 से जितना कम रहेगा वो उतना ज्यादा अम्लीय, 7 से जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ज्यादा भास्मिक, और 7 पर रहेगा तो उदासीन। प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए। सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए। सारे बच्चे ने एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए। सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है?
चलो बाबू, तो आप ना एक लिस्ट याद रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक लिस्ट दे रहे हैं, जैसे हमारे पेट में अमाशय में HCl बनता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको अमाशय रस बोलते हैं, उसका पीएच मान प्यारे बच्चों 1.0 है। तो भाई एक अगर पीएच मान 1 है तो बताइए यह प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है? जाहिर सी बात है कि हम आपको बोले हैं कि 7 से जितना कम रहेगा, तो एक जो है वो 7 से तो बहुत कम है, तो एक 7 से बहुत कम है, तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि प्रबल अम्ल होगा। नींबू का रस का पीएच मान 2.5 होता है। सिरका का पीएच मान ये कितना होता है? 3 होता है। टमाटर रस का 4.1 होता है। पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6.0 होता है। ध्यान रखिएगा, दूध का पीएच मान 6.5 होता है। और शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। अगर प्योर वाटर है, सिर्फ जल पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। लेकिन शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा 7 होता है। आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। बाबू आंसू का पीएच मान 7.3 है, और अगर 7.3 है तो ये क्या होगा? अम्ल होगा कि भस्म होगा? भाई भस्म होगा। तो वही हम आपको जब मानव नेत्र वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो शायद वहां पर हम अम्ल बताए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आंसू का पीएच मान क्या होता है? 7.3। अगर 7.3 है तो ये भास्मिक होगा। खून का पीएच मान 7.4 होता है। पीत रस जो हमारे शरीर में है उसका पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.8 तक होता है। और चूना जल का पीएच मान 11 होता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग कुछ कुछ पीएच मान जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना? सारे बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? हाँ या ना बताइए। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? तो बाबू यहां पर ना पीएच मान पर आधारित हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोग याद रखिएगा, जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है, अम्ल वर्षा क्या है? भाई ऊपर से जो बारिश होता है, जो पानी गिरता है वो शुद्ध पानी होता है। लेकिन अगर ऊपर से गिरने वाले पानी का, जब बारिश होता है तो पानी गिरता है ना, तो पानी का अगर पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, मतलब जो पानी बारिश के रूप में गिर रहा है, जो पानी बारिश के रूप में गिर रहा है, अगर उस पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उस प्रकार के वर्षा को हम लोग अम्ल वर्षा बोलते हैं। भाई अगर पानी का पीएच मान 5.6 से भी कम हो जाएगा, तब आपको पता है कि 7 से कम रहता है पीएच मान तो वो अम्लीय होता है, और 5.6 से कम तो भाई वो तो ज्यादा अम्लीय होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे हम लोग अम्ल वर्षा कहेंगे। याद रहेगा? अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। याद रहेगा? अगर वर्षा जल का पीएच मान, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। याद रहेगा बाबू? जल्दी से बताइए, याद रहेगा ना? वर्षा जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि तनुकरण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो उसके आयन सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कमी होती है। इस क्रिया को ही तनुकरण कहा जाता है। जब जल में या तो अम्ल मिलाएंगे या तो भस्म मिलाएंगे, पानी है, पानी में या तो अम्ल मिला दिए या तो भस्म मिला दिए, तो उसके आयन सांद्रता में कमी आती है। H+ आयन कमी आएगा या तो फिर H- आयन में कमी आएगा, सॉरी OH- आयन में कमी आएगा। आपको पता है ना कि जब अम्ल को जल के साथ मिलाते हैं तो H+ आयन बाहर हो जाता है, भस्म को मिलाते हैं तो OH- आयन बाहर हो जाता है। तो जैसे ही जल में हम लोग अम्ल मिलाएंगे तो H+ आयन बाहर होगा, यानी कि H+ आयन का कमी आएगा। अगर हम लोग जल में भस्म मिलाएंगे तो OH- आयन का कमी आएगा। तो प्यारे बच्चों यही कह रहा है कि जब अम्ल या भस्म को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी होता है, ठीक है ना? तो उसी को ही क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा। हमारे दैनिक जीवन में भी पीएच का बड़ा महत्व है। अगर पीएच पर बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में भी पीएच का बड़ा महत्व है। पीएच के बिना प्यारे बच्चों हमारे दैनिक जीवन में भी काम नहीं चल सकता है, ठीक है ना? पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में, पीएच का हमारे दैनिक जीवन में, ध्यान रखिएगा, दैनिक जीवन में महत्व, पीएच वैल्यू का ना हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। अब पीएच वैल्यू का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में? पीएच वैल्यू का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में? तो भाई सबसे पहला तो महत्व है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो अमाशय में जाकर के पचता है, और अमाशय में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताओ बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या है? अम्लीय है। तो अम्ल जब खाना के साथ मिलता है तो वो खाना को पचाता है कि नहीं है? तो भाई हमारे दैनिक जीवन में खाना का महत्व, पीएच का महत्व हुआ कि नहीं हुआ? खाना पचाने में भी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला महत्व तो हो गया पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, यानी कि पाचन तंत्र में भी पीएच का महत्व बहुत ज्यादा है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं ना वो पाचन तंत्र में उसका बहुत महत्व है। उसके अलावा प्यारे बच्चों दूसरा समझिए, हमारी दांतों में,
जैसे आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं और अगर खाना नहीं पचता है तो हमारे पेट में अम्ल बनना शुरू हो जाता है। उस खाना को पचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खाने वाला सोडा खाते हैं या फिर इनो पीते हैं, या फिर आपको बताए थे कि खाना पचाने वाला एक दवा होता है एंटासिड, उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हमारे पेट में अम्ल बनने लगता है तो हम लोग ऊपर से भस्म लेते हैं ना। जब हमारे पेट में अम्ल बन रहा है तो हम लोग ऊपर से क्या लेते हैं, भस्म लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आप ये समझ लीजिए कि हमारे पेट में अम्ल बन रहा है और हम ऊपर से भस्म ले रहे हैं, तो अम्ल और भस्म हमारे पेट में जाकर के जब मिलता है तो वो उदासीन बन जाता है और जो धुंधा ढकार आता है या फिर जो खट्टा ढकार आता है वो आना बंद हो जाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हुआ कि नहीं हुआ, कि अम्ल और भस्म को मिलाइए तो उदासीन बन जाएगा। तो हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व हुआ ना। दूसरा प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, याद रहेगा यहां तक ना। अच्छा, पीएच महत्व का खोज नहीं बताए, कहां पर है, कहां पर है पीएच स्केल भाई, ये है, हाँ ये है। चलिए इसमें हम शायद नहीं बताए हैं, हम लिख देते हैं। पीएच स्केल का खोज जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, हम अलग लाइन में लिख देते हैं। पीएच स्केल का खोज, पीएच स्केल का खोज एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन, ध्यान रखिएगा। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका नाम क्या था सोरेनसन था। कहीं कहीं पर सारेंसन भी लिखा रहता है, सोरेनसन लिखिएगा। और कब किया था बाबू, तो सोरेनसन ने 1900, ध्यान रखिएगा 1909 में किया था, 1909 में किया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने 1909 में किया था, ये बात ना आप लोग ध्यान रखिएगा। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। कब किया था, 1909 में किया था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। चलिए ठीक है बाबू, अगर ड्राइंग इस प्रकार से बना देंगे तो क्या मुश्किल है भाई, इसमें बड़ा भार थोड़ी ना है। प्यारे बच्चे हम आपको बता रहे थे पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हुआ, पहला तो भोजन को पचाने में, अगर भोजन नहीं पच रहा है तो एंटासिड लीजिए, खाने वाला सोडा लीजिए, यानी कि हमारे पेट में अगर अम्ल बन रहा है तो ऊपर से भस्म लीजिए, भोजन पच जाएगा। दूसरा है प्यारे बच्चों पीएच का, ध्यान रखिएगा पीएच का दूसरा क्या है, पीएच का हमारे दांतों पर प्रभाव, पीएच का हमारे दांतों पर प्रभाव। हमारे दांत पर भी पीएच का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब मान लिया जाए रात में हम लोग कुछ मीठा खा लिए, सुबह सुबह उठते हैं तो देखते हैं ना कि मुंह में एकदम खट्टा खट्टा जैसा हो जाता है, यानी कि मुंह में अम्ल बन गया। उस अम्ल को दूर करने के लिए हम लोग पेस्ट से मुंह धोते हैं, चाहे कोई पेस्ट धो ले भाई, कोलगेट से मुंह धोते हैं, पतंजलि वाला पेस्ट से, कोई भी पेस्ट से हम लोग मुंह धोते हैं। तो पेस्ट जो होता है प्यारे बच्चों वो क्षारीय होता है, ऐसा होता है, क्षारीय होता है। तो हमारे मुंह में अम्ल बन रहा है, उस अम्ल के कारण हमारा दांत जो है वो कमजोर होता है। उस अम्ल के कारण क्या होता है, हमारा दांत कमजोर होता है। अब सुबह सुबह उठ करके हम पेस्ट से अगर मुंह धोते हैं तो हमारे मुंह में अम्ल था, बाहर से पेस्ट दे दिए, हम दे दिए तो क्या दे दिया, मुंह में अम्ल था, बाहर से भस्म दे दिए, तो अम्ल और भस्म अब एक साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और हमारा दांत जो है वो नुकसान होने से बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि हमारे पीएच का दांतों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, पीएच का हमारे दांतों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तीसरा नंबर प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं, जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, जब मेहनत ज्यादा करते हैं तो हमारा मांसपेशी थक जाता है, ठीक है ना। तो थकने के बाद ध्यान रखिएगा, थकने के बाद मांसपेशियों में दर्द, थकने के बाद मांसपेशियों में, थकने के बाद ऐसे मत लिखिए, थकने के बाद मांसपेशियों में दर्द, थकने के बाद मांसपेशियों में दर्द। जब हम थक जाते हैं ना तो मांसपेशी जो है वो दर्द करना शुरू करता है, तो थकने के बाद ना मांसपेशियों में दर्द होता है। ध्यान रखिएगा थकने के बाद क्या होता है, मांसपेशियों का दर्द। हाँ, नीम के दातुन से अगर अभी मुंह धोते हैं ना तो आप बहुत बढ़िया, क्योंकि नीम जो होता है वो क्षारीय होता है, नीम जो होता है वो क्षारीय होता है। हमारे मुंह में अम्ल बन रहा है, अब चाहे पेस्ट से धोइए चाहे नीम से धोइए, कुछ लोग ऐसे ही कुछों के भी दतमन मिल गया ना तो उससे रगड़ लिया, उससे नहीं होता है भाई। कुछों के दतमन से मत मुंह धो लीजिए, जो भास्मिक हो, जो क्षारीय हो, वैसे जो भास्मिक हो ना, जो क्षारीय हो, वैसे दतमन से ही मुंह धोना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है बाबू, तो क्या होता है, थकने के बाद हमारे मांसपेशियों में अम्ल बन जाता है। यहां पर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि थकने के बाद मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं, अम्ल की उत्पत्ति।
जब हम थक जाते हैं तो हमारे मांसपेशी में अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण क्या होता है, हमें दर्द का अनुभव होता है ना, दर्द का अनुभव होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ बाबू, हमेशा मुंह धोना चाहिए, दांत साफ करना चाहिए तो भास्मिक चीज से करना चाहिए, चाहे वो नीम का दतमन हो, चाहे वो फिर किसी कंपनी का पेस्ट हो, ठीक है ना, बढ़िया पेस्ट होना चाहिए, जो बढ़िया क्षारीय पेस्ट रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, पीएच का दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है, पाचन तंत्र में महत्व है, पीएच का हमारे दांतों पर प्रभाव है, थकने के बाद मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति होती है, यहां तक कि बर्तन में अगर दाग धब्बा है तो अम्ल के कारण वो दूर हो जाता है। अगर कोई बर्तन है एकदम काला हो गया है कालिक से, तो आप क्या करिए कि नींबू लेकर के ना उस पर रगड़ दीजिए। अगर कोई बर्तन है एकदम काला हो गया है ना, तो उस पर नींबू लेकर के रगड़ दीजिए और उसको साफ कर दीजिए, एकदम चमचम हो जाएगा। तो अम्ल के प्रयोग से बर्तन का जो धब्बा है ना वो दूर हो जाता है। तो लिखेंगे अम्ल के प्रयोग से, अम्ल के प्रयोग से, अम्ल के प्रयोग से बर्तन का धब्बा दूर करना, धब्बा दूर करना। अम्ल के प्रयोग से क्या होता है कि बर्तन का दाग और धब्बा जो है ना वो दूर हो जाता है, ठीक है ना, अम्ल का प्रयोग करते हैं तो बर्तन का जो दाग धब्बा है वो दूर हो जाता है। तो यहां पर भी पीएच का महत्व हुआ। प्यारे बच्चों, मिट्टी का पीएच मान, आप लोग जानते होंगे कि मिट्टी जब या तो अम्लीय हो जाए या तो भास्मिक हो जाए तो उसमें फसल बहुत कम होता है ना। मिट्टी जब अम्लीय हो जाए या भास्मिक हो जाए, लिखेंगे मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान। अगर कोई खेत का मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाए तो भी उसमें फसल नहीं होगा, बहुत ज्यादा भास्मिक हो जाए तो भी उसमें फसल नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए, ज्यादातर मिट्टी अम्लीय हो जाता है तो मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें मिलाते हैं चूना का पानी। चूना का पानी भास्मिक होता है, क्या होता है, अम्ल के मिट्टी के साथ मिलता है तो मिट्टी में है अम्ल, ऊपर से मिला दिए चूना का पानी, तो दोनों क्या होता है बाबू, एक साथ मिल जाता है और एक साथ मिल करके और फिर मिट्टी को उदासीन बना देता है, फिर उसमें फसल होने लगता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का पीएच मान। तो और उसके बाद छठा नंबर क्या बताए, छठा नंबर क्या होगा, जल, ध्यान रखिएगा, पीएच और ये जलीय जीव पर पीएच का प्रभाव, ऐसे लिख सकते हैं, जलीय जीव पर, जलीय जीव पर पीएच का प्रभाव। तो प्यारे बच्चों, जल में रहने वाली जो मछली है, कोई भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं, अगर अम्ल वर्षा होता है तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम है, यानी कि अम्लीय है, तो अम्ल वर्षा के कारण वो मछली सब मर जाती है, जिसके कारण हम लोग जल में क्या मिलाते हैं, चूना का पानी मिलाते हैं या फिर कुछ और मिलाते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में भी पीएच का बहुत महत्व है। सर कैसे पता चलता है कि मिट्टी अम्लीय है? मिट्टी का जांच होता है सरकार के द्वारा, जगह जगह, मतलब जगह जगह पे तो नहीं, मतलब कह सकते हैं ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे मिट्टी के जांच के लिए बना हुआ है। वहां पे अपने खेत का मिट्टी ले जाकर के आप जांच करवा सकते हैं, ठीक है ना, अपने खेत का मिट्टी लीजिए और जाकर के जांच करवाइए कि भाई अम्लीय है कि भास्मिक है। अगर अम्लीय है तो उसमें चूना का पानी मिलाइए, देखिए उसके बाद फसल जो है ना उसमें बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना। हाँ, याद रहेगा ना। तो बाबू, पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। पहला, जो हम लोग खाना खाते हैं नहीं पचता है तो वहां पे पीएच का प्रयोग करते हैं। हमारे दांतों में अम्ल बनता है, उसको दूर करने के लिए हम लोग भास्मिक पेस्ट से मुंह धोते हैं। थकने के बाद मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति होती है, अम्ल के प्रयोग से बर्तन का धब्बा दूर होता है। समझ में आ गया बाबू? तो यहां से ना एक प्रश्न भी आता है आपके परीक्षा में, यहां से एक प्रश्न आता है, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां से एक प्रश्न आता है, क्या आता है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं 5 महत्व का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा भी था। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा भी है। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है हम लोग नहीं लिख लेंगे, लिख लेंगे कि पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का जो दंत वल्लक है वो क्षतिग्रस्त होने लगता है, यानी कि दांत का जो ऊपर का हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त होने लगता है। हमारे मुंह का लार हल्का क्षारीय होने के कारण कुछ अंश तक अम्ल को उदासीन बना देता है, किंतु शेष अम्ल अप्रभावित रह जाता है।
और तीसरा, थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। जब बहुत अधिक थकान हो जाता है तो मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति होती है और शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है जो हमारे शरीर के मांसपेशियों में दर्द और जकड़न ला देता है। अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर करना, अभी जस्ट हम आपको बताएं कि अम्ल का प्रयोग करते हैं तो बर्तन का दाग धब्बा जो है वो छूट जाता है। तो बर्तन की सतह को नींबू के एक टुकड़े से रगड़ करके साफ कर देने से बर्तन की चमक वापस लौट जाती है। कोई भी बर्तन रहे कितना भी गंदा रहे, नींबू के टुकड़ा से उसको रगड़ के साफ करेंगे वो तुरंत क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल है। इसके अलावा मिट्टी का पीएच मान, अभी हम आपको बताएं कि अगर मिट्टी का पीएच मान, अगर मिट्टी जो है वो अम्लीय बन जाए तो उसको क्षारीय बनाने के लिए क्या उसमें मिलाते हैं, चूना का पानी, यानी कि जो कली चूना है, बकरा चूना है या कैल्शियम कार्बोनेट, सब एक ही चीज है, तो उसको मिलाते हैं ताकि वो क्या हो जाए, उदासीन हो जाए, ताकि उसमें फसल बढ़िया हो। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है। प्यारे बच्चों, यहां से ना ध्यान रखिएगा, स्तंभ 1 से स्तंभ 2 का मिलान करना है। देखिए, नीले लिटमस का लाल रंग में परिवर्तन, तो भाई नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन कौन कर देता है, अम्ल करता है ना। नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तन कौन करता है, अम्ल करता है। तो नीले लिटमस का लाल रंग में परिवर्तन अम्ल करता है, तो इसको अम्ल के साथ मिला दीजिए, इसको अम्ल के साथ मिला दीजिए। दूध का खट्टापन, तो दूध का खट्टापन किसके का, दूध अगर खट्टा हो जाए तो वो लैक्टिक अम्ल होता है। तो प्यारे बच्चों, दूध अगर खट्टा हो जाए तो वो लैक्टिक अम्ल हो जाता है उसमें। अम्लीय विलयन में फेलिनॉल फ्लेप्थिलीन बदलती है, फेलिनॉल फथिलीन बदलता है, ठीक क्या है भाई। क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज बदलता है, क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज जो है वो पीला हो जाता है, क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज पीला हो जाता है। और विलयन का पीएच मान है, विलयन का पीएच मान है, विलयन का पीएच मान है, कौन विलयन का, क्वेश्चन ये आधा अधूरा है ना, इसको ऐसा करते हैं, विलयन का पीएच मान, अगर कोई उदासीन विलयन है तो उसका पीएच मान 1 होगा, इसको इससे मिला दीजिए। बाकी इस क्वेश्चन को ना हम एक बार फिर से देख लेंगे और नोट्स में दे देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2017 में आया हुआ है। तो प्यारे बच्चे, कुल मिला करके आज हम आपको ना यहां तक सारी चीजों को पढ़ा दिए, ठीक है। अब अगली क्लास में इसके आगे की चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहां तक सब कुछ देख लिए हैं, अब अगली क्लास में इसके आगे की चीजों को डिस्कस करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। क्लियर। आज हम आपको बता दिए, पीएच मान पूरा कंप्लीट करा दिए, पीएच मान खत्म हो गया, ठीक है ना। तो पीएच मान वाला टॉपिक सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से भाई। पीएच मान वाला टॉपिक जो है वो सारे बच्चों का एकदम क्लियर हो गया, एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए। पीएच मान वाला टॉपिक जो है वो सारे बच्चों का क्लियर हो गया, एक बार जल्दी से बता दीजिए, यस और नो। सर, वाटर का भी टेस्ट होता है, बिल्कुल होता है, पानी का भी टेस्ट होता है, पानी का तो और बहुत टेस्ट होता है, उसमें आयरन की मात्रा कितना है, आर्सेनिक का मात्रा कितना है, पानी जो है वो अम्लीय है कि क्षारीय है, सब कुछ टेस्ट होता है, तो टेस्ट करवाइएगा तब ना। क्लियर। तो चलो बाबू, आज की क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में जब मिलेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से, और शाम में ना आज क्या होगा, सिविक्स होगा, तो शाम में सिविक्स के लिए तैयार रहिएगा। बाकी मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे शाम में हम, तब तक के लिए